हेलो क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में। तो इसके पहले हम बात कर चुके थे कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम प्रोसीजर करेंगे उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट प्रिपरेशन में क्या करेंगे। कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले वहाँ पे पेशेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। अगर मान लिया वहाँ पे कोई पर्सन आया है, उसको करवाना है, प्रोसीजर करवाना है, ठीक है, कह सकते हैं वहाँ पे जो हम फीवर बाथिंग की बात कर रहे हैं, फीवर बाथिंग के लिए फीवर बाथिंग करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स। जो पेशेंट होगा, पेशेंट को वहाँ पे सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। पेशेंट को वहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे पेशेंट को उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेन क्या करेंगे, जो प्रोसीजर है, जैसे मान लिया वहाँ पे बाथिंग दे रहे हैं तो पेशेंट को ये बताएंगे कि हम बात क्यों दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, ठीक है, कितनी देर वो प्रोसीजर चलेगा, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं कितनी देर वो चलेगा, और जो ट्रीटमेंट हम जब स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद उस ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, क्या क्या, जैसे मान लिया कोल्ड वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ठंड लग सकती है, ठीक है, कूलिंग सेंसेशन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसको हम पहले ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और वाइटल साइन को वहाँ पे मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन, मान लिया वहाँ पे जो पेशेंट आया है वो कोई चाइल्ड है, तो क्या करेंगे, जो उसके फादर्स होंगे व उसके गार्जियंस होंगे, ठीक है, उनको भी हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो जब प्रोसीजर हम उसको समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो जो पेशेंट का फियर होगा या एंजाइटी होगी या फिर जो मेडिकल स्ट्रेस होगा वो भी कम होगा और वहाँ पे जो पेशेंट है प्रॉपर कोऑपरेट कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्टेन्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो पेशेंट या फिर उसके गार्जियन को क्या करेंगे, पहले हम इन्फॉर्म करेंगे और उससे वहाँ पे जो कंसेंट रहेगा, कंसेंट साइन करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंसेंट वहाँ पे लेने से पहले क्या करेंगे, पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट के बारे में क्या पर्पज़ है इसका, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या उसमें रिस्क हो सकते हैं, कितनी देर के लिए चलेगा, ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव विकल्प क्या है, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट हम उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर यदि पेशेंट वहाँ पे कंसेंट देने में है, कैपेबल है, तब तो हम करेंगे, अगर कैपेबल नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे जो उसका लीगल गार्जियन रहेगा उससे कंसेंट लेंगे। ठीक है, अगर वो पेशेंट खुद नहीं देने में कैपेबल है तो उसके गार्जियन से वहाँ पे कंसेंट लेंगे। ठीक है, कंसेंट लेने का कारण ये रहता है क्योंकि एक मेडिकल एथिक्स कह सकते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वहाँ पे पेशेंट जो रहेगा, पेशेंट को भी अधिकार रहेगा वहाँ पे उसका कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजर्स बेस लाइन टेम्परेचर। तो मीजर्स बेस लाइन टेम्परेचर का मतलब जो ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट करने से पहले ही वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसका बेस लाइन टेम्परेचर का चेक करेंगे, मतलब उसका जो सारी चीज़ें होंगी वो रिकॉर्ड लेंगे पेशेंट, क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू वहाँ पे पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर होगा, नॉर्मल करंट टाइम में बॉडी टेम्परेचर को हम वहाँ पे लेंगे। तो ये बेस लाइन के बाद में वहाँ पे ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा असेस करने के लिए वहाँ पे रेफरेंस बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर वहाँ पे प्राइमरी टेम्परेचर हमको पता है पहले से, तो ये हम पता कर सकते हैं वहाँ पे फीवर बाथिंग से कितना वहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड पल्स रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो पेशेंट का जो बात हम जब शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले ही कभी कभी क्या होता है, जो सभी वाइटल साइंस होते हैं वो, अगर मान लिया कोई वाइटल साइंस हो गया वहाँ पे प्रॉपर नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट को रोक देंगे। ठीक है,
वहाँ पे ट्रीटमेंट को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात शुरू करने से पहले ही क्या करेंगे, सारे जितने भी उनके वाइटल साइंस होंगे उनको हम नोट कर लेंगे कि जो पल्स है, ठीक है, उसको नोट कर लेंगे। रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो पल्स से हो गया। पल्स से क्या पता कर सकें हम, जो हमारे हार्ट की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, उसको बता सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब वर्किंग एफिशिएंसी बता सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन से हम ब्रीदिंग रेट को वहाँ पे देख सकते हैं, उसकी कंडीशन कैसी है। ब्लड प्रेशर से सर्कुलेशन देख सकते हैं, सर्कुलेटरी स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इससे ये रहेगा कि ट्रीटमेंट के बाद भी इनको जब हम वहाँ पे कंपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो एबनॉर्मल चेंजेज अगर कोई होता है तो उसको हम तुरंत वहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिमूव अननेसेसरी क्लॉथिंग, वहाँ पे क्या करेंगे, जो अननेसेसरी क्लॉथिंग होगी वहाँ पे उसको भी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अब अननेसेसरी क्लॉथिंग में मतलब वहाँ पे जो पेशेंट होगा केवल वहाँ पे आप जो रिक्वायरमेंट होगी उसी से उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इससे क्या होगी, वहाँ पे जो बॉडी की सरफेस एरिया होगी वहाँ पे वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी डायरेक्ट और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लॉथ रहते हैं वो भी क्या करते हैं, जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसमें वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, हीट वहाँ पे प्रॉपर हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और जब क्लॉथ की वहाँ पे कम से कम वहाँ पे क्लॉथ रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस होगा वो अच्छे ढंग से वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंश्योर प्राइवेसी, अगर वहाँ पेशेंट है, पेशेंट की प्राइवेसी और जो डिग्निटी होगी उसको भी हम बनाए रखेंगे। क्योंकि बात हम जो देंगे, बात के दौरान क्या होगा, वहाँ पे स्क्रीन हो गया उसकी, और जो टॉवेल्स हो गई, ड्रैप्स हो गए, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे जो पेशेंट हो वो अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित फील कर सके और वहाँ पे कह सकते हैं अपने आप को, वहाँ पे कोई उसको एबनॉर्मल कंडीशन, वहाँ पे कोई उसकी प्राइवेसी ना डिस्टर्ब हो। ठीक है, मोस्टली जो फीमेल पेशेंट रहते हैं उनके लिए जो प्राइवेसी रहेगा उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी उसकी रहेगी तो उसमें जो पेशेंट रहेगा उसका भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, उसकी भी मेंटल कह सकते हैं स्ट्रेस होगी वो भी रिड्यूस होगी। ठीक, इसके अलावा इनकरेज एडिक्यूट हाइड्रेशन अनलेस कंट्राइंडिकेटेड, तो अगर कोई वहाँ पे कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो वहाँ पे पेशेंट को क्या करेंगे, एक कह सकते हैं एडिक्यूट अमाउंट में वहाँ पे फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेनली होता क्या है, फीवर के वहाँ जो फीवर आता है, फीवर की वजह से वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, जब स्वेटिंग ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जो बॉडी का वाटर टम्प लेवल होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे ट्रीटमेंट से पहले क्या करेंगे, वहाँ पे जो पेशेंट रहेगा प्रॉपर अमाउंट में उसको ORS दे सकते हैं, वाटर दे सकते हैं, या फिर जो फ्लूइड होगा वो दे सकते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर ने वहाँ पे एडवाइस नहीं किया है, मना किया है, तब वहाँ पे नहीं देंगे। लेकिन वहाँ पे पेशेंट को सीवियर हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर की कंडीशन है या फिर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन है तो फिर वहाँ पे हाइड्रेशन केवल जो देंगे वो कोई मेडिकल सुपरविजन में ही वहाँ पे देंगे या मेडिकल की एडवाइस के अनुसार वहाँ पे देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे प्रॉपर हाइड्रेशन दे देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम भी वहाँ पे बना रहेगा। ठीक, इस कारण से वहाँ पे बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे हम वाटर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन के बाद प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में क्या करते हैं, सबसे पहले मेनली स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो फीवर बाथिंग होगी और इसको फॉलो भी स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो पेशेंट होगा वो सेफ भी रहेगा, इफ़ेक्टिव भी होगा। वहाँ पे जो प्रोसीजर है वो इफेक्टिव रहेगा और वहाँ पे साइंटिफिक तरीके से हम करेंगे भी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मेजर्स एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस। तो जब हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही क्या करेंगे, हम जो पेशेंट होगा उसके जितने भी वाइटल साइंस होंगे उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कारण क्या है, अब इसमें रिकॉर्ड क्या क्या करेंगे अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड में सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर।
ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे कितना है, पल्स रेट कितनी है उसकी, रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, और वहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर के साथ से उसका SpO2 भी चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जितनी भी हैं इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे वहाँ पे नोट कर लेंगे, उसको हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेनली कारण क्या रहता है, जो इसका बेस लाइन वैल्यू ट्रीटमेंट के बाद क्या करेंगे वहाँ पे उससे कंपैरिजन कर सकेंगे कि हाँ बॉडी जो पहले टेम्परेचर क्या था, पहले पल्स रेट क्या थी, उसका SpO2 क्या था, और ट्रीटमेंट के बाद वहाँ पे उसके क्या हुआ है, ठीक है, कितना वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, पल्स रेट का क्या हुआ है। ऐसा तो नहीं वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस काज हो रही, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी तो उसको भी हम जल्दी से पहचान सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पार्ट सेकेंड स्टेप, क्या करते हैं, प्रिपेयर वाटर एट द प्रेस्क्राइब्ड टेम्परेचर। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो वहाँ पे टेम्परेचर का प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर वहाँ पे रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वाटर का, उसको हम थेरेपिस्ट के अनुसार या डॉक्टर के अनुसार उसको हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो मान लिया वहाँ पे टेपिड बाथ देना है तो बताए थे 32 से 35 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। अगर कूल बाथ देना है तो वहाँ पे 27 से 32 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। या फिर वहाँ पे कोल्ड बाथ देना जिसको हम ब्रेंड बाथ कहते थे, तो वहाँ पे 18 to 20 डिग्री सेल्सियस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग बॉडी टेम्परेचर जो वाटर टेम्परेचर था वो लिया जाता है पेशेंट की कंडीशन के अनुसार वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, जो वाटर थर्मामीटर होता है उससे वहाँ पे टेम्परेचर को हम चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर गलत टेम्परेचर वहाँ पे ले लिया तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर बात ज़्यादा कोल्ड ले लिए तो वहाँ पे शिवरिंग का प्रोसेस वहाँ पे होने लगेगा, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर चेक करते रहेंगे, टेम्परेचर कितना है, क्योंकि अगर ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड वाटर हो गया तो शिवरिंग होने लगेगी वहाँ पे फिर, ठीक है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इस कारण से वहाँ पे हम टेम्परेचर को चेक करेंगे। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, असिस्ट द पेशेंट इनटू द बाथ और परफॉर्म स्पंज बाथिंग इफ इमर्सन इज नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे पेशेंट को हम पहले क्या करेंगे, सही से उसको बाथ टब में बिठाएंगे या फिर लिटाएंगे उसमें, ठीक है, इमर्ज कर देंगे। अगर वहाँ पे इमर्जन नहीं पॉसिबल है तो क्या करेंगे, वहाँ पे स्पंज बाथ हम देखें, ठीक। अगर वहाँ पे प्रॉपर मान लिया पेशेंट वहाँ पे नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे, वहाँ पे स्पंज बाथ दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो वहाँ पे चलने में प्रॉब्लम होती है, चल नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है उनको, अनकॉन्शियसनेस है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में वहाँ पे जो उसे क्या करेंगे, ज़बरदस्ती वहाँ पे उसको टब के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले स्पंज या फिर जो स्पंज के अलावा स्पंज से भी कह सकते हैं, या फिर जो वाश क्लॉथ रहता है उससे वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से, जो कोल्ड वाटर से उसको या फिर जो वाटर रहेगा उससे उसको हम क्या करेंगे, साफ़ करेंगे, ठीक है, उसको हम पोंछ देंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट रहेगा वो भी वहाँ पे सही होगा और वहाँ पे इंजरी होने का जोखिम वहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, क्या होता है, वेट द इंटायर बॉडी ग्रेजुअली, ठीक है। तो क्या करते हैं, कूलिंग में हमेशा जो रहेगा उसकी स्टार्टिंग क्या करेंगे, धीरे धीरे। कोई भी हम बॉडी टेम्परेचर अगर लेंगे तो सबसे पहले क्या रहेंगे, उसको हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे जब हम धीरे धीरे सबसे पहले उसके आर्म, लेग, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक, इन सबको हम क्या करेंगे वहाँ पे वाटर से भिगो देंगे। और फिर क्या करेंगे, उसकी जो ओवरऑल बॉडी होती है उसको एक रूप से वहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, वहाँ पे जब ग्रेजुअली वेटिंग हम वहाँ पे उसको हम गीला करेंगे, इससे क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा एकदम से वहाँ पे कह सकते हैं नहीं गिरेगा, और वहाँ पे कोल्ड शॉक जैसी कंडीशन डेवलप नहीं होगी, ठीक है। और ना ही वहाँ पे एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक। तो कर सकते हैं। इसके अलावा फिफ्थ स्टेप क्या है, अप्लाई जेंटल फ्रिक्शन यूजिंग सॉफ्ट स्पंज और टॉवल। तो सॉफ्ट स्पंज टॉवल या फिर कह सकते हैं उसको हम, जो स्किन रहेगी स्किन पे हल्का फ्रैक्शन रब करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ओवरऑल बॉडी होगा वहाँ पे सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा,
जो रबिंग होगी, रबिंग से क्या होता है वहाँ पे सर्कुलेशन पर्टिकुलर मान लिया ब्लड क्या होगा स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो रिमूव हो जाएगा और जिसके कारण वहाँ पे क्योंकि रबिंग कर रहे हैं, रबिंग करने से भी वहाँ पे जो आर्म है, लेग है, बैक है, यहाँ पे क्योंकि हल्का फ्रैक्शन लग रहा है जिसके कारण वहाँ पे जो पेरीफेरल सर्कुलेशन होगा वो इंक्रीज होगा और वहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होता है वो भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रक्शन को वो प्रिवेंट करता है क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करके, ठीक है। और वहाँ पे पेशेंट को भी कंफर्टेबल फील होता है। 6th स्टेप की बात करते हैं, कंटिन्यू बाथिंग फॉर 10 to 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन, ठीक। तो देखो मेनली होता क्या है, जो पेशेंट होगा पेशेंट की कंडीशन के अनुसार वहाँ पे बाथ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे मोस्टली 10 to 20 मिनट के लिए कह सकते हैं हम दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी पेशेंट होंगे सभी में एक जैसा नहीं देते। मान लिया किसी को माइल्ड फीवर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम मोस्टली 10 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। मॉडरेट फीवर होगा 15 मिनट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाई फीवर हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम 20 मिनट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो हाई फीवर होगा उस कंडीशन में वहाँ पे मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो पेशेंट इससे क्या होगा, वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसको भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा और वहाँ पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर डिस्कम्फर्ट फील होता है तो वहाँ पे हम तुरंत क्या करेंगे, प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे और वहाँ पे कह सकते हैं इसको मॉनिटर करेंगे, उसको हम कम्प्लीटली रीगेन के लिए बॉडी टेम्परेचर को करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ये स्टेप रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है वहाँ पे 7th स्टेप क्या है वहाँ पे मॉनिटर। अब जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ क्या करेंगे, पेशेंट को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे कि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेक करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर हो बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज कर जाए। इसके अलावा पल्स रेट हो गई, पल्स भी उसकी हम मेजर करते रहेंगे। पल्स रेट उसको मेजर क्या मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूअली, जो उसको मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो हार्ट का जो हार्ट रहेगा हार्ट पर भी ट्रीटमेंट का वहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इस कारण से इसके अलावा रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग रेट के पैटर्न को भी हम ऑब्जर्व करते रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी तो वहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं हम वहाँ टाइमली चेक करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हम कोल्ड वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कारण वहाँ पे जो वेसो कंस्ट्रिक्शन काज हो रहा है तो इस कारण से क्या होगा वहाँ पे हाइपोटेंशन की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती है, ठीक है। कह सकते हैं उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है। इस कारण से हम कंटिन्यूसली ये सारे पैरामीटर्स को चेक करते रहेंगे, चाहे उसका बॉडी टेम्परेचर हो, चाहे वो पल्स रेट हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो स्किन का कलर हो। स्किन का कलर भी हम चेक करते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर हो गया तो उसकी वजह से स्किन वहाँ पे पेल या ब्लूइश कलर की हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और वहाँ पे सर्कुलेशन बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाएगा। सर्कुलेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में पेशेंट का लेवल पे हम वहाँ पे कॉन्शियसनेस को लगातार वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा देर तक अप्लाई करने से क्या होता है वहाँ पे जो पेशेंट होगा वो उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है लगातार वहाँ पे देखते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसको कन्फ्यूजन या फिर कह सकते हैं अनकॉन्शियस की जैसी कंडीशन डेवलप होने से बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक। वहाँ पे ये सारी कंडीशंस तो डेवलप नहीं हो रही हैं, ठीक। अब इसके बाद 8th स्टेप की बात करें तो ये जितने पैरामीटर्स होते हैं इनको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम इसको वहाँ पे स्टॉप कर देंगे प्रोसीजर को, ठीक है। अब 8th स्टेप की बात करें, 8th स्टेप में क्या करते हैं, ड्राई द पेशेंट जेंटली। अब जो बात करने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे पेशेंट को सॉफ्ट टॉवल से धीरे धीरे वहाँ पे ड्राई कर देंगे और जब ड्राई हो जाएगी तो क्या होगा वहाँ पे
जो पेशेंट होगा उसको एक्सेसिव, उसका पेशेंट का जो एक्सेसिव हीट होगा वो लॉस नहीं होगा और वहाँ पे पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, तो स्किन को वहाँ क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पे ड्राई कर देंगे। ठीक है, तेज़ी से रबिंग नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है 9th स्टेप क्या रहता है, ड्रेस द पेशेंट टू लाइट क्लॉथिंग। तो वहाँ पे जो पेशेंट होगा बात के बाद उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइट क्लॉथ होंगे वो नहीं पहनाएंगे। ठीक है, लूज कॉटन क्लॉथ सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उनको हम पहनाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो लूज कॉटन क्लॉथिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लूज क्लॉथिंग क्लॉथ यूज़ करने से क्या होगा, वहाँ पे जो नॉर्मल हीट होगा वो एक्सचेंज वहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे पेशेंट को भी रिलीफ मिलेगा। अब लास्ट स्टेप है इसका 10th स्टेप, रिलीजेज बॉडी टेम्परेचर आफ्टर 30 मिनट। तो ट्रीटमेंट के 30 मिनट्स के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा फिर से हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ साथ जितने भी वाइटल्स होते हैं हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पल्स रेट हो, चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, सारे वाइटल्स फिर से चेक करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे फीवर दोबारा इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे फिजिशियन से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो क्या होगा, अब इसका क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। ठीक है, मतलब जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी पे क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ेगा अलग अलग सिस्टम पे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑन थर्मो रेगुलेशन मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो सबसे पहले इसमें रिड्यूसेस कोर बॉडी टेम्परेचर। तो जब फीवर बाथिंग में हम करेंगे होगा क्या, जब फीवर बाथिंग देंगे उससे जो हमारी बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि जब कोर बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। मेनली होता क्या, देखो जो कोर बॉडी टेम्परेचर होगा वो जो हमारे ब्रेन या जैसे हार्ट है या फिर किडनी है या जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहता है, फीवर के दौरान ये सारी चीज़ें नॉर्मल 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर इससे बढ़ जाता है तब क्या होगा, वहाँ पे हम बाथ का यूज करते हैं, चाहे टेपिड बाथ हो, चाहे कूल बाथ हो, चाहे वहाँ पे कोल्ड वाटर हो। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी की एक्स्ट्रा हीट होती है वो वहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन और रेडिएशन के थ्रू वहाँ पे बाहर निकलती है। धीरे धीरे वहाँ पे कोल्डेड ब्लड पूरी बॉडी में इंटर कर सर्कुलेट करेगा और वहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे या फिर जो टेम्परेचर होंगे वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जब रिड्यूस हो जाएगा टेम्परेचर तो वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हमारे हों, चाहे ब्रेन हो चाहे किडनी हो, ठीक है, वो डैमेज नहीं होगा और वहाँ पे जो फाइब्रिल कन्वर्जन जैसी कंडीशन डेवलप नहीं होगी और वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस काज होने का रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीस्टोर्स थर्मल बैलेंस। रीस्टोर थर्मल बैलेंस का मतलब होगा जो बॉडी का थर्मल बॉडी टेम्परेचर है या फिर बॉडी का टेम्परेचर कह सकते हैं वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इससे वहाँ पे बॉडी जो होगी वो ओवर हीटिंग होने लगती है। ठीक है, तो फीवर बाथिंग से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो वहाँ रिमूव हो जाएगी और वहाँ पे जो हीट का प्रोडक्शन होगा और जो हीट लॉस है इसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और हाइपोथैलेमस भी धीरे धीरे क्या करेगा, जो अपना टेम्परेचर होगा उसको कंट्रोल करेगा और नॉर्मल पॉइंट तक वापस ले आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो थर्मल बैलेंस होगा वो रिस्टोर होगा और वहाँ पे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी वो नॉर्मली फिर से फंक्शन करने लगेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंट्स हाइपर पायरेक्सिया। तो ये क्या करता है, जो हाइपर पायरेक्सिया होगा जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या करेगा, हमारे ब्रेन है, हार्ट है और जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे एक डेंजरस इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे फीवर बाथिंग वहाँ पे टेम्परेचर को टाइम पर करके वहाँ पे जो टाइम होगा टाइम पे करके उसको हम डेंजरस ओवर हीटिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, तो
मेनली क्या होगा, जो ओवर हीटिंग लॉस कम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो हमारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज हैं या फिर आर्गन फेलियर जैसी कंडीशन होगी, डेथ जैसी कंडीशन के चांसेस वहाँ पे रिस्क होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्मो रेगुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑन स्किन, हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इनिशियली काजेज माइल्ड वेसो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम जो वाटर ले रहे हैं वो कैसा है, कोल्ड वाटर है। तो इनिशियली क्या होगा, स्किन में वहाँ पे जैसे ही स्किन के कांटेक्ट में आएगा कोल्ड वाटर, वहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, तो इनिशियली वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, ये जो रहता है ये हमारे बॉडी की एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सडनली बहुत ज़्यादा हीट का लॉस ना हो। ठीक है, तो ये कुछ टाइम के लिए होता है। तो इनिशियली वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, जिससे क्या होगा, जो बॉडी है, बॉडी के टेम्परेचर को वहाँ पे गिरने से या फिर कोल्ड शॉक से वहाँ पे बचाने का करता है। नेक्स्ट है फॉलोड बाय रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन। फॉलोड बाय रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन का मतलब क्या होगा, जब इनिशियली वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे फ्रैक्शन रब करते हैं, जब वहाँ पे कंटिन्यूसली कूलिंग होने के बाद तो क्या होगा, हमारी जो स्किन्स होंगी वो फिर से डायलेट होने लगती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे इनिशियल वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, फिर रीबाउंड वेसोडाइलेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब रीबाउंड वेसोडाइलेशन होगा, इससे जो स्किन है, स्किन में ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज होगा, और वहाँ पे जो ब्लड होगा सरफेस पर आने से बॉडी हीट वहाँ पे तेज़ी से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जब रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव हीट डेसिपेशन। इम्प्रूव हीट डेसिपेशन का मतलब होगा, जो बॉडी की हीट लॉस होगी वो ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब स्किन पे सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, तब जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वहाँ से आने वाला जो ब्लड होगा, वार्म ब्लड होगा, वो स्किन तक आएगा। फिर जो ये हीट होगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवोपरेशन के थ्रू वहाँ पे, या फिर रेडिएशन कह लें, 4 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवोपरेशन और रेडिएशन। इन चारे प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे हमारी हीट, बॉडी हीट रिमूव हो जाती है। ठीक है, और जब बॉडी हीट रिमूव हो जाएगी तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होगा धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जो इफ़िशिएंट हीट डेसिपेशन होगा फीवर को वहाँ पे कंट्रोल करेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब हमारी मेटाबॉलिक स्ट्रेस होगी, मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी वहाँ पे रिड्यूस होगी। अब जब मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिड्यूस होगी तो हमारे जो सेल्स होंगे उनकी एफिशिएंसी भी वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे जो पेशेंट होगा वो रिलीफ फील करेगा। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अलग अलग सिस्टम पे हमारे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके क्लास। तो इसके अलावा एक नोटिस है, अगर आप लोग जैसे BAMS, BHMS या BUMS कर रहे हैं, इसके करने के बाद अगर लीगल वे वहाँ पे प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, जो कि है CCH। ठीक है, ये 1 साल का कोर्स रहता है, और 1 साल का कोर्स अगर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आप एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी फ़ीस की बात की जाए तो इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है, तो 25,000 आप पे करके इसको कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में और ज़्यादा इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं तो जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके वहाँ पे कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। ओके क्लास, आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं उन पे क्या क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद नर्वस सिस्टम हो गया, हमारी मेटाबॉलिक हो गई, हमारा फ्लूइड बैलेंस हो गया, इस पर क्या क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके क्लास, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।